तो उन्होंने बोला कि ये बात है और तुझे उनके साथ रहना है और उनकी वाइफ मेरे साथ रहेगी। तो मैंने मना किया, उन्होंने समझाया तो बोले कि यही ज़िंदगी है, क्या ज़िंदगी, तू क्या जानती है ज़िंदगी की, ज़िंदगी के यही तो मज़े हैं। तो मैंने सोच समझ के बोलो। तो बोले तेरे में यही तो कमी है, इसलिए आज तक तेरे इसलिए अत्याचार करता आ रहा हूँ तेरे साथ में। मेरा नाम राजेंद्र यादव है और मैं दाता रामगढ़ का रहने वाला हूँ। मेरी बहन का नाम संतोष यादव है। सन 2012 में हमने शादी की थी और ये जो वहाँ पे ससुराल में इसको मानविका नाम से बोलते हैं, ठीक है। और इसका जो हस्बैंड का नाम है वो सुरजीत यादव है और जो इसके ससुर है उनका नाम मदन लाल लूणीवाल है और जो काके ससुर है उनका मोहन लाल लूणीवाल है और जो इनका देवर है उसका नाम कुलदीप है और इनकी जो ननद है उनका नाम सीमा नाम है। तो जो 2012 में शादी हुई थी तो 1.5 महीने के बाद वो बोलता है कि तुझसे मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं किसी से प्यार व्यार करता हूँ, तुझसे मुझे कोई मतलब नहीं है, और घर पे लाके इसको छोड़ के चला गया था। तो हम लोग उस टाइम छोटे थे, हमें कुछ इस बात का पता नहीं था। तो अंकल जी को ये पता चली बात, इसने अंकल जी को बताया तो इसके ससुर जी आए घर पे, तो उन्होंने माफ़ी मांग के वो लोग वापस इसको लेके चले गए। उसके बाद वो लड़कियों से बात करता रहा, लड़कियों के संपर्क में रहा, इसके सामने वीडियो कॉल करता था। तो ये जब ऐतराज़ करती थी कि आप जो वीडियो कॉल वगैरह कर रहे हो, आप किसी लड़की से संबंध रख रहे हो, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप जैसा करो, लेकिन एटलीस्ट इतना है कि मेरे सामने तो तुम लोग लड़कियों से बात मत करो, कहीं जाके दूसरी जगह बात करो, लेकिन मेरे सामने मत करो। तो गुस्से में आके इसका गला दबा दिया, इसको बेहोश कर दिया था। जब इसको बेहोश किया 2015 में, तो हम इसको लेके आ गए थे। जब हमें बात पता चली कि बेहोश कर दिया, उसको मारने की कोशिश करी है, तो हम इसको लेके आ गए थे। ये 3-4 महीने हमारे घर पे रही, सब लोग घर पे आए और हाथ पैर जोड़े, उन्होंने पैर पड़ गए। लड़का भी आता है घर पे, वो मुझे साइड में ले जाके बोलता है कि मैं आपके पैर पड़ता हूँ, इसके बाद आज से मेरी कोई गलती नहीं होगी। इसने मना कर दिया जाने से, लेकिन हमने चलो ठीक है भाई, गृहस्थी ख़राब नहीं हो, इसलिए हमने इसको समझा बुझा के वापस भेज दिया कि लोग माफ़ी मांग रहे हैं, आज के बाद ऐसी गलती नहीं होगी। जब बच्चा हुआ तो हम इनके घर पे गए थे। तो जब मैं और मेरी वाइफ गए थे, तो जब वाइफ ने देखा कि इसके पास पहनने के लिए ब्लाउज भी नहीं था, कपड़े भी नहीं थे, वाइफ ने मुझे बोला कि दीदी के पास ब्लाउज भी नहीं है पहनने के लिए। तो मैंने उनको बुलाया, मैंने कहा आपके पास मतलब इतना भी नहीं है कि आप इसको ब्लाउज दिला सको। बोले कि हमारे पास कुछ नहीं है, आपने क्या इसको देके भेजा था जो हम इसको ब्लाउज कपड़े देते रहे, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। तो मैंने इसके जो हस्बैंड है सुरजीत यादव, उसको बोला, तो बोलता है कि मेरे पास नौकरी नहीं है और आपको पहले ही बोला था कि पैसे देने के लिए, आपने दिए नहीं, तो मेरे पास कुछ है नहीं इसको देने के लिए। तो मैंने कहा ठीक है, मेरे पास जो भी उस टाइम पैसे थे 4-4.5 हज़ार रुपये थे, मैं इसको सारा वो पैसा दे के आया। उसके बाद सुरजीत यादव का कॉल आता है कि मुझे 10,000 रुपये चाहिए, मुझे 20,000 रुपये चाहिए। मैंने कहा ठीक है, चलो गृहस्थी ख़राब नहीं हो, जैसा भी है। मैं उनको बार बार डिमांड आती रही उनकी, मैं देता रहा। उसके बाद मुझे फ़ोन करता है कि मुझे नौकरी चाहिए, तो मैंने इसको नौकरी लगाया था। वो हरियाणा में मैंने इसकी नौकरी लगाई थी। जब हरियाणा ही साथ में रहती थी, संतोष उसके साथ में रहती थी, उसको वहाँ ससुराल में जो मानविका बोलते हैं, तो वहाँ पे शायद उसने मोबाइल के अंदर किसी लड़के की फ़ोटो वगैरह देखे थे। तो इसने ऐतराज़ किया कि आप यहाँ पे भी, मतलब हरियाणा में भी आप अभी तक आपने ऐसे काम छोड़े नहीं हैं, तो आप ऐसे काम करो मत। तो इसको बुरी तरह से मारा, इसको बेहोश किया, और इसको बेहोश होने के बाद किस चीज़ से मारा इसको पता नहीं, इसका चेहरा ख़राब कर दिया था। इसने बाद में मुझे कॉल करने की कोशिश करी, तो वो हाथ पैर जोड़ने लगा कि उसको कॉल मत करो। तो इसने अपने छोटे ससुर को कॉल किया, देवर को कॉल किया, वो वहाँ पे गए, इसकी हालत देखी, तो उन्होंने बोला कि वो माफ़ी मांगने लगे, पैर पड़ गए कि ये बात किसी को बताना मत, नहीं वरना बहुत दिक्कत हो जाएगी। इसने बोला कि आप मुझे लेके चलो, लेकिन वो लोग लेके भी नहीं आए, कि अभी लेके नहीं जाएंगे, हम 1 महीने बाद आएंगे और तुम्हें यहाँ से हम लेके चले जाएंगे। जब मैं वहाँ पे इनके घर पे गया, मैं 1-2 महीने जाया करता था वहाँ पे, मैं जब पहुँचा तो मैंने इसका चेहरा देखा, तो चेहरा बिल्कुल बिगड़ा हुआ था। तो चेहरा बिगड़ा, मैं इसको पूछा क्या हुआ, बोले कि यहाँ पे जो मंकी वगैरह है, बंदर वगैरह है, इन्होंने मुझे काट लिया है। तो मुझे भी यकीन हो गया कि वहाँ पे काफ़ी बंदर वगैरह पेड़ थे, वहाँ पे बंदर वगैरह रहते थे, तो मुझे यकीन हो गया इस चीज़ का। वो मुझे तो अब पता चला जब ये 14 तारीख को घटना हुई। अब 14 तारीख को क्या होता है कि इसका फ़ोन आता है मम्मी के पास, 14 जनवरी की बात है ये, कि भैया को भेजो, मुझे कुछ ये लोग गलत कर रहे हैं मेरे साथ। मम्मी ने मुझे कॉल किया कि वो इसका फ़ोन आया है, तुम उसके वहाँ जाके एक बार बात करो, मिल के आओ। तो मैंने इसको फ़ोन किया तो इसका फ़ोन लगा नहीं, तो मैंने सुरजीत यादव को कॉल किया कि कहाँ पे हो तुम, तो बोलता है कि मैं चोमू आया हूँ। तो मैंने इसको बोला कि चोमू आज क्या कर रहे हो, बोले पतंग उड़ाने आया हूँ। मैंने कहा दीदी से मुझे बात करनी है।
तो बोलता है कि अरे नहीं नहीं कोई से कोई बात नहीं है, मैं समझा दूंगा, कोई छोटी मोटी बात है। तो मैंने कहा नहीं मुझे बात करनी है, तुम जाके वो दीदी से बात करवाना। पीछे से दीदी की आवाज़ आती है कि ये झूठ बोल रहे हैं, घर पे ही है। तो मैंने बोला कि बहनचोद तुम घर पे हो, झूठ कैसे बोल रहे हो। मैंने कहा दीदी से मुझे बात कराओ। तो दीदी को बोला कि नहीं नहीं राजेंद्र जी मैं समझा दूंगा, कुछ बड़ी बात नहीं, छोटी बात है, मैं समझा दूंगा। मैंने कहा नहीं मुझे बात करनी है। तो वो दीदी से बात नहीं करवा रहा। दीदी की आवाज़ आई कि भैया आप आ जाओ, मैं आपको फ़ोन में बता नहीं पाऊँगी, आप आ जाओ, जल्दी आ जाओ, जितना जल्दी हो सकता है आप आ जाओ। मैं यहाँ से गया, मैं करीब 5 किशनगढ़ से मैं निकला, 5 बजे करीब मैं इनके घर पे पहुँचा। जब इनके घर पे पहुँचा दीदी मेरे लिपट के रोने लग गई। सुबह से रो रही थी वो, मेरे लिपट के रोने लग गई। तो दीदी को पूछा मैंने क्या बात, दीदी बता नहीं पा रही थी। इनकी सासू माँ चाय बना के लाती है, चाय पी इसने, इनके साथ इनके घर में जो काम करती है वो भी इनके साथ रो रही थी। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या बात हुई, बोले कि उन्होंने बताया कि भैया बहुत बड़ी बात है, मैं भी आपको बता नहीं पाऊँगी। जब ये थोड़ी देर के बाद इससे पूछा कि आप बताओ मुझे, तो इसने बोला कि सारे घर वालों को बुलाओ। तो जब मैंने बोला भाई सुरजीत कहाँ पे है, तो वो तो बोला हॉस्पिटल में एडमिट है। तो मैंने इसके ससुर को कॉल किया, मैंने कहा वो कहाँ पे है। बोले कि इसको हॉस्पिटल में हमने एडमिट कराया, सिद्धिविनायक हॉस्पिटल, कोई नाम वहाँ पर हॉस्पिटल है। तो मैंने क्या हुआ उसको, बोले इसका बीपी हाई हो गया है और इसको वोमिटिंग हो रही है। मैंने कहा इसको लेके आओ। मैं दीदी से पूछा क्या हुआ, कि बोले उन्होंने मेरा सौदा किया है। मैंने कहा ये क्या बात है, ये क्या सौदा कर दिया भाई, क्या मतलब क्या बात है, पूरी बात बताओ मुझे। बोले उनको बुलाओ। जब बुलाया उसको, सब लोग घर पे बैठे, दीदी ने बताया कि इसने मेरा सौदा किया। मैंने कहा दीदी पूरी बात बताओ, सौदा कैसे किया इसने। तो दीदी बताते हैं कि सुबह 2 लड़कों को घर पे लेके आता है, रात को ही किसी के साथ रुका था, उन्हीं के साथ था, रात को घर पे नहीं आया था। सुबह 2 लड़कों को घर पे लेके आया था और उनके जाने के बाद मुझे बोलता है कि अपन घूमने चल रहे हैं जयपुर, तो घूमने चलना है। तो दीदी ने बोला कि भाई आज तक तुम मुझे घुमाने नहीं लेके गए, तो आज कैसे लेके जा रहे हो। तो बोलते कि नहीं घूम के आएंगे अपन। तो दीदी ने बोला कि ठीक है मैं बच्चे को तैयार कर लेता हूँ, और इसके बाद एक जैकेट नहीं है तो आप एक जैकेट भी इसके लेके आ जाओ। तो बोलता है कि नहीं बच्चे का अपन क्या करेंगे, बच्चे की ज़रूरत नहीं है, अपन ही चलेंगे। तो दीदी ने बोला कि नहीं बच्चे को लेके जाने में क्या दिक्कत है, अपन चल ही रहे तो बच्चा भी घूम के आ जाएगा। बोले तू पागल है, समझती नहीं है, तुझे पता नहीं ज़िंदगी कैसे जीते हैं। दीदी बोल रही थी है कि ऐसा क्या बात हो गई भाई, ज़िंदगी जीने वाली क्या बात है इसके अंदर, और कौन सी ज़िंदगी जीने में, तो अच्छी ज़िंदगी जीने में ज़िंदगी में क्या है। बोले नहीं तो ये तो तुझ में कमी है। तो बोलता है कि मेरी एक बात माने तो मैं तुझे बताऊँ। तो दीदी बोलती है कि ठीक है बताओ। जब वो लड़के आए थे तो उन्होंने एक कमेंट भी पास किया था कि भाई तेरी घरवाली मानेगी नहीं। तो दीदी ने इग्नोर कर दिया, भाई चलो ठीक है दोस्त लोग हैं, कुछ हंसी मजाक कर रहे होंगे। तो बोलता है कि मेरी बात तुम्हें माननी पड़ेगी, एक बात बताता हूँ तुम्हें। बोले बताओ। बोले माननी पड़ेगी। दीदी ने बोला कि माने नहीं मानने की बात अलग है, तुम बताओ तो सही। तो बोलता है कि अब ये जो लड़के आए थे इनके साथ तुझे आज सोना है। दीदी ने बोला कि भाई मैं आप ऐसे मजाक करो मत, और ठीक है, और ये बातें शोभा में नहीं देती, आपको इससे क्या मिलेगा। बोले कि इससे क्या मिलेगा, अपन जयपुर में मकान ले लेंगे, गाड़ी ले लेंगे, अपन ऐशो आराम की ज़िंदगी जिएंगे। दीदी ने बोला कि भाई ऐसे ऐशो आराम की ज़िंदगी मुझे नहीं जीनी है, मेरी जो ज़िंदगी है मुझे काफ़ी है, मेरी ठीक है। बोले नहीं पागल है, ज़िंदगी मज़े लेंगे। बोले क्या मज़े लेंगे। बोले कि पैसे के पैसे मिलेंगे, इनके साथ सोएगी, और मेरे दोस्तों की एक पार्टी भी है, संडे के दिन पार्टी रहेगी वो, जिसमें दोस्तों की घरवाली भी आएगी, तू भी चलना, तू दोस्तों के साथ मज़े करना और मैं उनकी घरवाली के साथ मज़े करूँगा। जब इतना सुना तो मेरा खून खुल गया। तो मैंने उसको पकड़ा, मैंने कहा भाई तूने ऐसा कैसे कर दिया। वो पैर पड़ जाता है मेरे कि मेरी गलती हो गई है, मुझे माफ़ कर दो, मैं किसी भी बेखाव में आ गया। मैंने कहा साला ऐसे कैसे बेखाव में आ सकता है। सारे घर वाले पैर पड़ गए कि साहब हमारी बदनामी हो जाएगी, आप ऐसा करो मत। मैंने कहा नहीं, मैं अभी इस चीज़ को छोड़ने होता वो छोड़ी जा सकती है, लेकिन जब आज इस हद तक आ गया है कि अपनी जो पत्नी है उसको वो किसी के दूसरे के हवाले कर रहा है, दूसरे को बेच रहा है, तो मैं माफ़ नहीं कर सकता उसको। मैं उसको दीदी को घर पे लेके आया। अब जब दीदी को घर पे लेके आया तो मेरे दिमाग में यही था कि अब कैसे क्या होगा। तो लेकिन वो कहते हैं ना बच्चे भगवान का रूप होते हैं। जो बच्चा था वो अपने पापा का मोबाइल, जो सुरजीत यादव है, वो 6 साल का बच्चा है, वो मोबाइल साथ में लेके आ गया। अब ये किस्मत मानो या भगवान ने उस बच्चे को बुद्धि दी या कुछ जैसा भी है, वो उनका जो काले कारनामे हैं, उनके करतूत है, जुर्म है, लोगों के सामने आने थे, तो वो मोबाइल साथ में आ गया एज ए सबूत। जब वो मोबाइल हमने देखा तो उस मोबाइल के अंदर दीदी ने बताया कि 12 से 12:30 बजे के बीच ये बात हुई है। तो देखा वहाँ पे 3 लोगों को कॉल किए हुए थे। उसमें एक व्हाट्सअप चैट भी था। तो व्हाट्सअप चैट में उसके भाई ने पूछा था उससे कि ये क्या मामला है, तो उसने बताया नहीं। तब उसने घर पे उसको जब पता चला तब उसने अपने भाई को व्हाट्सअप किया कि भाई तूने गलत कर दिया है, अब घर वालों की इज्जत ख़राब होगी। एक उसमें वो व्हाट्सअप चैट मिला, 3 लड़कियों के नंबर मिले उसके अंदर जहाँ पे वो कंटिन्यू उनसे बात करता था। मैं नाम नहीं बताऊंगा अभी क्योंकि वो वहीं के आसपास यादव समाज के हैं या कुछ आसपास के लोग हैं, तो वो मैं नाम नहीं बताना चाहता हूँ। जिनसे 3 लड़कियों के वो कॉन्टैक्ट में कंटिन्यू रहा है। उसमें जो नंबर मिले थे
जिस टाइम पे बात हुई थी तो मैंने 2 नंबर पे कॉल किए, एक नंबर स्विच ऑफ आ रहा था और एक नंबर पे कॉल गया था। तो मैंने उससे सुरजीत का दोस्त बन के बात करी। मैंने कहा सुरजीत यादव का दोस्त बोल रहा हूँ, चोमू से बोल रहा हूँ। उसने मुझे नंबर दिया आपसे बात करने के लिए। तो बोलता है कि अभी मैं बिजी हूँ, आपको बाद में कॉल करता हूँ। तो मैंने उसके बाद कॉल किया नहीं। उसका मेरे पास 10 दिन के बाद कॉल आता है। ये लोग उस 10 दिन के बीच के बार बार हमारे घर पे आ रहे थे, पैर पड़ रहे थे। हमारे काफ़ी रिश्तेदारों के घर पे भी गए, उनके पैर भी पड़े। उनको बोला है कि नहीं हमें वापस लेके जाना है, लेकिन हमारा ये था कि हमें वापस नहीं भेजना है। कि इस मैटर के अंदर जब आदमी अपनी बीवी को बेच ही रहा है पैसों के लिए, कुछ चंद पैसों के लिए, तो वहाँ पे वापस भेजने का सवाल तो बनता ही नहीं है। लेकिन उनका काफ़ी प्रेशर रहा, उन रिश्तेदारों के पास भी गए, काफ़ी प्रेशर बनाया कि नहीं वापस भेजे, हम गलती इसको मानते हैं। इसको सुरजीत यादव के साथ मेरी बात भी हुई, काफ़ी बात हुई। तो उसने बोला कि मेरे ऊपर आप कोर्ट केस मत करो। तो मैंने कहा कोर्ट केस नहीं करूँगा, लेकिन तूने ऐसा क्यों किया? तो उसने पूरा ये चीज़ बताई कि मैं ऐसे ऐसे किया है, मैंने ये मुझसे गलती हुई है। जब वो लड़के का कॉल आया था तो मैंने सुरजीत यादव का दोस्त बन के बात करी, ऐसे कुछ है नहीं बात। तो मैंने बोला कि ठीक है ऐसा कुछ नहीं है। तो उसने बोला कि आप क्या काम करते हो? तो मैंने उसको बताया कि मैं कुछ ऐसा जॉब करता हूँ, 8-10 हज़ार की मेरी नौकरी है। तो बोलता है कि आपकी एज क्या है? तो मैंने मेरी एज बताई उसको। उसने वाइफ की एज पूछी कि वाइफ की एज क्या है? तो मेरी वाइफ की 27 साल मैंने एज बताई। बोले बच्चा है क्या आपको? मैंने उसको बोला कि बच्चा नहीं है। उसके बाद बोलता है कि आप आ जाइए, जो भी है हम बात कर लेंगे बैठ के। तो मैंने बोला कि बैठ के मैं बात नहीं करूँगा, आप जो भी बात करनी है बात कर लीजिए, जो भी डील होगी उसके बाद ही मैं आपसे बात करूँगा। तो बोलता है कि जो भी खर्चा होगा मैं खर्चा आपको दे दूँगा। तो मैंने कहा भाई कितना खर्चा दे दोगे? तो बोलता है कि आने जाने का जो भी पार्टी वार्टी खर्चा होगा सारा खर्चा मैं आपको दे दूँगा। मैंने कहा नहीं उससे क्या होगा, उससे कुछ नहीं होगा। और जब तक ये पैसों के, देखो मैंने आपको कॉल तभी किया है क्योंकि मेरी सैलरी कम है। तो बोलता है कि मैं 7,000 रुपये, 5 से 7,000 रुपये आपको दे सकता हूँ, जो मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है। ठीक है। फिर मैंने उसको बोला कि भाई 5 से 7,000 रुपये कुछ होगा नहीं, क्योंकि मुझे उससे जानकारी लेनी थी। ठीक है। तो उसने बोला कि, मैंने उसको बोला कि 5 से 7,000 में कुछ होगा नहीं, और बीवी को यदि इस बात के लिए मनाना है तो उसको कुछ बड़ा गिफ्ट करना पड़ेगा, और इस 5 से 7,000 रुपये में कोई बड़ा गिफ्ट हो नहीं सकता है। तो उसने बोला कि ठीक है। और मैंने इसको बोला कि मैंने सुरजीत यादव मुझे 20 से 25,000 रुपये के लिए बोल रहा था, तभी मैंने आपको कॉल किया, वरना मैं आपको कॉल क्यों करता। तो उसने बोला कि ठीक है मैं 20 से 25,000 रुपये आपको वही बोलूँगा नहीं, पहले आप मुझे फ़ोटो चाहिए। तो उसने हमसे फ़ोटो मांगी कि आप मुझे पहले अपनी बीवी की फ़ोटो करो, आपकी फ़ोटो शेयर करो, उसके बाद मैं आपको पैसों की आपसे बात करूँगा। तो ये पूरा मामला है। काफ़ी बार हमारी बैठ के बात भी हुई, वो लोग पैर पड़ रहे थे कि आप कोर्ट मत जाओ, जो भी इनका हक होगा हम आपको दे देंगे। लेकिन जब हक देने की बात आई, कोर्ट में हमने एफआईआर भी करी। कोर्ट में 3 काउंसलिंग, थाने में 3 काउंसलिंग हुई थी। पहली काउंसलिंग के अंदर वो टाइम लेके गए, 15 दिन का उन्होंने टाइम लिया। सेकंड काउंसलिंग में वो आए तो पुलिस वालों के सामने उन्होंने बोला कि ठीक है हम फैसला करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम 2-4-5 लाख रुपए दे सकते हैं। लेकिन किसी की ज़िंदगी ख़राब कर दी। 6 साल का बच्चा है, मेरी बहन की एज 32 साल है, इनकी एज, इनकी ज़िंदगी ख़राब कर दी। और वो बोलते हैं कि हम 2-4-5 लाख रुपए दे, कैसे सर्वाइव करेंगे ये लोग, और उनको कैसे छोड़ दें। कौन से थाने में इस मामले में आप? भीलवाड़ा मेला थाने में एफआईआर दर्ज हुई है। तो इस चीज़ को छोड़ नहीं सकते। उन्होंने जुर्म किया, उसको सज़ा मिल के रहेगी। इनकी ज़िंदगी ख़राब की है तो मैं उनको इस तरह से छोड़ नहीं सकता हूँ। दूसरी बात, उनका जो अंकल है वो बोलता है वहाँ पे कि हमारे पास कुछ होता देने के लिए तो हम इसको बेचते क्यों। तो जब इतनी बात है तो इस मामले के अंदर उसको सज़ा मिलनी चाहिए। और मैं जितने भी लोग हैं सब लोगों को बोलूँगा कि मेरे साथ आएँ। चोमू के जो लोग हैं, यादव समाज है, वो मेरे साथ आएँ। मेरे पास हर चीज़ का सबूत है, उनको सबूत चाहिएगा, मैं सबूत दूंगा। जो भी घटना हुई है ये घटना सबको बताई जाए, सबको कोई दूसरा भी करेगा। आज मेरी बहन है, वो मेरी बहन का लक समझो कि वो बच गई, या उसकी समझदारी समझो कि उसने मुझे कॉल कर दिया, टाइम पे मैं पहुंच गया और वो बच गई। हो सकता है कि कल को किसी की बहन, बेटी या बहू है, उसके पास ऐसा मौका नहीं हो, इसको नंबर याद थे तो मम्मी को कॉल कर पाई। हो सकता है कि उनके पास ऐसा कुछ कॉल करने के पास कुछ हो नहीं, तो कल को वो इन लोगों के चंगुल से बच नहीं पाए। समाज के अंदर ये लोग गंदगी फैला रहे हैं, तो इस गंदगी को रोकना है। आज इस गंदगी को रोका नहीं तो कल को किसी की बहन के साथ, किसी के बेटे के साथ, बहू के साथ बहुत गलत हो सकता है। और ये लोग बहुत सक्रिय हैं। 3 लड़कियों के साथ तो इनका मैंने रेगुलर कांटेक्ट देखा है, जो मोबाइल के अंदर सबूत मिले हैं। तो हो सकता है कि वो लोग इनके चंगुल में आ सकते हैं। तो दूसरे लोग, दूसरे की बहन, बेटी, बहू इनके चंगुल में नहीं आए, इसके लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाना पड़ेगा।
आप लोगों को मेरे साथ आना पड़ेगा। इन लोगों को समाज से बाहर करना ही पड़ेगा। समाज से बाहर नहीं करेंगे तो ये लोग समाज में गंदगी फैलाएंगे। आज मेरी बहन के साथ हुआ है, कल किसी और के साथ होगा। तो सब लोगों से यही अपील है, मेरे साथ आएँ। चोमू के जितने भी लोग हैं, यदि वो इंसान हैं, इन जानवरों को अपनी सोसाइटी से बाहर निकालना ही पड़ेगा। जब तक इन लोगों को इस सोसाइटी से बाहर नहीं निकालेंगे तो सोसाइटी में गंदगी फैलाएंगे और किसी न किसी बहन बेटी को ये बहला फुसला के उनकी ज़िंदगी दांव पे लगाएंगे, उनकी आबरू का सौदा करेंगे ये लोग।